हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैयक्तिक भिन्नता, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने जो लिंग पूर्वाग्रह है उसको डिस्कस किया था, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि उसको आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें। एंड आज बात कर लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता की। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसके अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। यानी कि वैयक्तिक भिन्नता के जो जनक हैं वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने अपनी एक बुक हेरिडिटी जीनियस में बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके ये सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। मतलब जो फ्रांसिस गाल्टन हैं, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी बराबर नहीं हो सकते, मतलब पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। तो इन्होंने बुद्धि का अध्ययन करके ये बताया था कि दो लोग बराबर नहीं हो सकते। दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं होते हैं, भले ही वे जुड़वा क्यों ना हों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि ज़्यादातर उनमें समानताएं पाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनमें समानताएं होती हैं, पर फिर भी वह पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। यानी कि जुड़वा होने के बावजूद भले ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समानताएं हो सकती हैं, लेकिन वे पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। तो यही कहलाती है वैयक्तिक भिन्नता कि यदि कोई भी किसी भी दो व्यक्ति पे आप आपस में कंपेयर करेंगे तो उनमें चाहे कितनी भी समानताएं हों, लेकिन फिर भी वे पूरी तरीके से समान नहीं होंगे, उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार, जो कि गाल्टन ने ही बताए हैं। तो इनके अनुसार हम वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार देख लेते हैं। एक तो शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं, मतलब शारीरिक रूप से यदि आप देखें तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों को यदि आप कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से भिन्न हो। मतलब कोई व्यक्ति लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से भी भिन्न हो सकता है। इन मानसिक भिन्नताएं भी उनमें पाई जा सकती हैं। मतलब जो दो व्यक्ति हैं उनकी जो मानसिक भिन्नता यानी कि मानसिक जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो सेम नहीं हो सकती। और संवेगात्मक रूप से भी वो भिन्न हो सकते हैं, यानी कि उनके जो संवेग हैं वो अलग अलग होते हैं। और व्यक्तित्व, यानी कि उनका अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है किन्हीं भी व्यक्तियों का, तो वो व्यक्तित्व रूप से भी भिन्न हो सकते हैं। तो ये 4 प्रकार बताए हैं गाल्टन ने, जिनके कारण से मनुष्यों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारकों की यदि बात करें, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं, तो एक तो शिक्षा भी प्रभावित करती है, और भाषा, यानी कि सभी की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है, तो भाषा भी प्रभावित करती है। साथ ही संस्कृति अलग अलग होती है, तो संस्कृति भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है। एंड धर्म, तो धर्म भी, मतलब कभी कभी धर्म की वजह से भी हमारे अपने अलग अलग विचार होते हैं, तो धर्म भी एक वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा लिंग भी प्रभावित करती है, और आयु, मतलब अलग अलग आयु के जो व्यक्ति हैं उनके अपने आचार विचार जो कुछ भी हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो आयु भी प्रभावित करती है। साथ ही रुचियाँ भी अलग अलग होती हैं। एंड क्षमता में भी सभी की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती। एंड जो बौद्धिक या बुद्धि है वो भी सभी की समान नहीं होती। साथ ही तर्क शक्ति भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा तार्किक होता है, कोई कम तार्किक होता है। आदतें भी सभी की अलग अलग होती हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीयता है हमारी, वो भी हमें प्रभावित करती है। उसके कारण से भी व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकते हैं, होते हैं। और नज़रिया भी सभी का अपना अलग अलग होता है। और प्रेरणा भी प्रभावित करती है, कोई ज़्यादा प्रेरित है, कोई कम प्रेरित है। और इसके अलावा वातावरण, कि हमें कैसा वातावरण मिला है, दूसरे को कैसा मिला है, तो इस कारण से भी व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। वंशानुक्रम भी सभी का अलग अलग होता है, तो इसके कारण से भी भिन्नता होती है। इसके अलावा शरीर रचना और पृष्ठभूमि, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड है या फिर हम किस वातावरण में पले बढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें भी भिन्नता को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, किसी का अच्छा है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती हैं। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जिनके कारण से व्यक्तियों में आपस में भिन्नताएं
पाई जाती हैं। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद आगे हम देख लेते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन का शिक्षा में महत्व। तो जो वैयक्तिक भिन्नता होती है इसका शिक्षा में क्या महत्व है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को सरलतम रूप प्रदान करने के लिए छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करके छात्रों को उनकी आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता के अनुसार अधिगम के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वैयक्तिक भिन्नता से हमें ये पता चलता है कि जो छात्र हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं से मतलब ये होता है कि उनकी क्या रुचियां हैं, या फिर उनकी जो मानसिक स्थिति है या उनकी जो मानसिक क्षमता है वो कितनी है। तो उस हिसाब से हम बच्चों की आवश्यकताओं को समझें, उनकी रुचियों को समझें, उनकी योग्यताओं को समझें, और जो भी उनकी रुचियां हैं, क्षमताएं जैसी हैं, उसी के हिसाब से हम उनके लिए अधिगम का वातावरण उपलब्ध करवा सकें, यानी कि सीखने की चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवा सकें या उन्हें फिर हम उसी के अनुसार सिखा सकें। तो वैयक्तिक भिन्नता का ये महत्व होता है कि जब आप बच्चों की जो भी भिन्नताएं हैं उनको पता कर लेते हैं तो आप उनके हिसाब से या उनकी क्षमता के अनुसार आप उनको सिखाते हैं। इसके अलावा वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया में निम्न बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। एक तो कक्षा का सीमित आकार रखना चाहिए। सीमित आकार इस वजह से क्योंकि यदि जो कक्षा है वो बड़े आकार की हो जाएगी तो जो वैयक्तिक भिन्नता है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हमें कक्षा का आकार भी सीमित रखना है ताकि जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं वो कम हो, ताकि हम बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे पाएँ। और अध्यापन विधियों का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, या कौन सी ऐसी विधि अपनाएं जिससे बच्चा आसानी से सीख पाए या रुचिपूर्ण तरीके से सीखें, यानी कि सीखने में बच्चा रुचियाँ लें। और पाठ्य का समायोजन कैसा क्या रखना है, इन सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही गृह कार्य किया जाना, यानी कि बच्चों को गृह कार्य किस तरीके से दिया जाए, तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें किस हिसाब से करनी है, वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए करनी है। कि किसी भी बच्चे को यदि गृह कार्य दिया जा रहा है या जो भी पाठ्यक्रम का समायोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो भी बच्चे हैं और बच्चों की आपस में जो भिन्नताएं हैं उन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये तो होती है वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व हो जाएगा। और अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं वो अपनी बुद्धि से, प्रेरणा से या अभिरुचि से अलग अलग हो सकते हैं। ये क्या चीज़ बताती है, तो ये होता है वैयक्तिक भिन्नता से। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर पर पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो बात वैयक्तिक भिन्नता की हो रही है, और वैयक्तिक भिन्नता से मतलब है कि बच्चे अलग अलग होंगे, यानी कि अलग अलग क्षमताओं के होंगे, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे में हमें सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करवाना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी की जो मानसिक क्षमता है वो समान नहीं है। तो ये वाला गलत रहेगा। और बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तो वैयक्तिक भिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये एक शिक्षक को ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि वैयक्तिक भिन्नता को हम समाप्त कर दें, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सभी बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं, और आप सभी बच्चों को उनके बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से उन्हें शिक्षा दें, ये ठीक है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता को समाप्त कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, तो ये भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें सभी बच्चों को साथ में ही शिक्षा देनी है। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला है कि हमें क्या करना है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। तो हमें बच्चे को ही ध्यान में रख करके सारी चीज़ें करनी हैं। तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है, ना कि बच्चा हमारे हिसाब से बदलेगा। तो बच्चे को ध्यान में रखना है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का पालन करना है, और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाने हैं, क्योंकि जो भी भिन्नताएं हैं उनके हिसाब से उन्हें अनेक अवसर उपलब्ध करवाने हैं।
तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जा सकता है। तो शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में शैक्षणिक से मतलब है कि जो कार्य बच्चों को शिक्षा में दिए जाते हैं, मतलब शिक्षा के साथ साथ और भी कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि गेम्स वगैरह हो गया या और भी कई सारी प्रतियोगिताएं वगैरह होती रहती हैं, तो उनको कहते हैं शैक्षणिक क्षेत्र या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम। तो इनके निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का अवसर स्थापित किस आधार पर किया जा सकता है। तो यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसके लिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आप देखेंगे तो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा तो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि यदि आप वहाँ पर शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्रियाएं करवाते हैं तो ये वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी विविधता होती है वो लाभकारी होती है, उसको हम ये नहीं मानेंगे कि लाभकारी नहीं है। और साथ ही ये भी नहीं कि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो नियंत्रण नहीं करना है बच्चों पर। यदि आप उन्हें नियंत्रित करके रखेंगे तो फिर बच्चा चीज़ें सीख नहीं पाएगा। तो ये वाला गलत है। हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो ऐसा भी नहीं है, हानिकारक नहीं है। इसके अलावा अनुपयुक्त है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं कि लाभकारी नहीं है, हानिकारक है या फिर अनुपयुक्त है। तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब उसको हम हानिकारक लाभकारी नहीं है या फिर अनुपयुक्त है, ये सब नहीं मानते भिन्नताओं को। बल्कि जो भिन्नताएं होती हैं वो लाभकारी होती हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो लाभकारी इस वजह से हैं क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। तो भिन्नताएं होने के साथ साथ उनमें जो अलग अलग कुशलताएं भी होती हैं। तो इस तरीके से जो भी उनकी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं या जो भी किसी भी बच्चे में कौशल है, किसी में कोई कुछ स्किल है, कुछ किसी में कुछ है, तो ये सारी चीज़ें एक अध्यापक को खोजने में भी प्रवृत्त करती हैं। और इससे सभी जो विद्यार्थी हैं वो भी आपस में एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो वैयक्तिक भिन्नता होती है या जो भिन्नताएं हैं वो हानिकारक नहीं है बल्कि लाभकारी हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो यदि कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो उसके लिए हमें उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। मतलब उपचारात्मक से मतलब है कि यदि कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो इसका मतलब है कि हमें उसके कारणों का पता लगाना है कि वह क्यों धीमी गति से सीख रहा है। यदि उसके कारणों का पता लगा लेंगे उसके बाद हमें जो भी उसकी समस्या हैं उनका उपचार करना होगा। तो जो भी बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त है वो है उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। एंड बात करें यदि हम अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं का क्षेत्र हो सकता है सीखने के, रुचियों के, चरित्र के या फिर इन सभी के। तो कक्षा में जो भी वैयक्तिक भिन्नता है तो वो इन सभी के ही कारण हो सकती है, क्योंकि सभी बच्चे, कुछ बच्चे सीखने में अलग अलग हो सकते हैं, रुचियाँ भी अलग अलग हो सकती हैं या फिर उनका चरित्र भी अलग अलग हो सकता है। तो ये सभी कारण वैयक्तिक भिन्नता के हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है गृह कार्य के आधार पर, आँखों के संपर्क के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या फिर बुद्धि के आधार पर। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कहने से मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किस समुदाय से है, ऐसी भिन्नता यदि एक अध्यापक को समझनी है तो वो कैसे समझ सकता है। गृह कार्य के आधार पर समझेगा क्या? नहीं समझेगा। कि कोई बच्चा किस तरीके से गृह कार्य करके आ रहा है इससे नहीं समझ पाएगा। साथ ही आँखों के संपर्क से भी नहीं समझ पाएगा और बुद्धि के आधार पर भी नहीं, बल्कि भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ जाएगा।
क्योंकि भाषा और अभिव्यक्ति से हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किस समुदाय से आ रहा है या किस क्षेत्र से आ रहा है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति पंजाबी है मान लेते हैं, तो आप उसकी बोलचाल की जो भी भाषा है या जो भी उसकी अभिव्यक्त करने का तरीका है, आप समझ जाएंगे कि वह पंजाबी है। मतलब यदि वह पंजाबी वेशभूषा में नहीं है तो भी आप कैसे समझेंगे, तो आप उसकी भाषा से ही समझेंगे। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो वैयक्तिक भिन्नता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसमें सीधा सा नॉर्मल यही आपको याद रखना है कि जो भी वैयक्तिक भिन्नता है तो उसको हमें हानिकारक नहीं मानना है बल्कि लाभकारी मानना है, क्योंकि भिन्नताओं से बच्चे आपस में चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा वैयक्तिक भिन्नता में हमें बच्चों को ही ध्यान में रख करके शिक्षा देनी होती है, तो इस वजह से कई सारे उन्हें अवसर उपलब्ध करवाने हैं और ऐसी कंडीशन में उन्हें अलग अलग नहीं करना है या फिर वर्गों में नहीं बांटना है, बल्कि उनको साथ में ही शिक्षा देनी है। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं तो कभी भी कोई भी दो व्यक्ति आपस में पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते, मतलब उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाएंगी। तो आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।